नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। किरचॉफ के नियम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पार्ट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा नियम हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाने का पूरा प्रयास किया था और एक बार फिर से बता देता हूँ, और उसको सर्किट में हम कैसे यूज़ में लेंगे वो चीज़ भी हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो नियम है बंद परिपथ के लिए लागू होगा, इसलिए इसको लूप नियम भी कहते हैं, हम वोल्टताओं का नियम भी कहते हैं। वोल्टताओं का नियम ये इसलिए कहेंगे कि जो बंद परिपथ, जैसे आपको यहाँ पर ये बंद परिपथ नज़र आ रहा है, इसमें सेल भी जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई बंद परिपथ होना चाहिए जिसमें सेल और प्रतिरोध दोनों जुड़े हों। ऐसे बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर वोल्टेज है, विद्युत वाहक बल या टर्मिनल वोल्टता जितनी भी है, उन सभी का बीजगणितीय योग क्या लेना, आपको शून्य लेना है। ठीक है, तो ये किरचॉफ का पहला नियम है, दूसरा नियम है। पहले नियम में हमने धाराओं का नियम लिया था, क्योंकि इसमें धाराओं का बीजगणितीय योग था इसलिए उसको धाराओं का नियम नाम दिया। इसमें वोल्टताओं का बीजगणितीय योग है इसलिए इसको वोल्टताओं का नियम भी आप कह सकते हो। देखो बच्चों, इसके अंदर करना क्या है आपको कि इस नियम में आप लोगों को एक निश्चित चिन्ह परिपाटी की पालना करनी है। जैसे प्रथम नियम में हमने एक निश्चित चिन्ह परिपाटी की पालना की थी, उसी प्रकार इन दूसरे नियम में भी आप लोगों को एक चिन्ह परिपाटी की पालना करनी है। दूसरे रूप में इस नियम को हमने ये कहा था कि जितने भी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता है उनका योग, अन्य रूप में आपने ये कहा था कि प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता पतन का योग और सभी विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होगा। ये इसका अन्य रूप है। ठीक है, यानी प्रतिरोध के सिरों पर कितनी वोल्टेज है उनको जोड़ लो और सेलों का कितना विद्युत वाहक बल है उनको जोड़ लो, ये दोनों आपको बराबर करने हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने इसके रूप को। मैंने कहा था आप लोगों को कि आप कोई एक रूप पकड़ लो, कोई एक फॉर्म पकड़ के चलो, उसके आधार पर आप दूसरी फॉर्म अपने आप क्लियर हो जाए। मतलब कहने करते या तो आप ये पहली बात याद रख के चलो, फिर चिन्ह परिपाटी लगा के सोल्व करो, ये दूसरी बात अपने आप आ जाएगी। या इस चीज़ को आप एक तरीके से याद करके चलो कि प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता है बराबर सेल के विद्युत वाहक बल, जितने विद्युत वाहक बल है उन सब का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक बात ये भी बताई थी कि ये जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला नियम किस पे काम कर रहा था? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये नियम लागू करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक दो बातें याद रखनी है कि एक तो आप लोग ये डिसाइड करो कि आपके पास बंद परिपथ कितने हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को दो बंद परिपथ नजर आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये ऊपर वाला बंद परिपथ जिसको मैंने 1 नंबर नाम देना है, और एक नीचे वाला ये बंद परिपथ जिसको मैं 2 नंबर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो बंद परिपथ ये ऊपर वाला हो गया और एक ये बंद परिपथ नीचे वाला हो गया। अलग अलग ये 2 बंद परिपथ नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों बंद परिपथ में 2 बार किरचॉफ के नियम आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो इस नियम में आपको सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है। क्या? जैसे आपको कई जगह प्रतिरोध भी नजर आ रहे हैं, मैं चिन्ह परिपाटी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिरोध में जैसे मान लो I धारा बहेगी, ये प्रतिरोध है R, तो इसके सिरों पर वोल्टेज कितनी आएगी? V बराबर IR आएगी। क्लियर है? क्योंकि जब इसमें धारा बहेगी तो इसके सिरों पर वोल्टा पतन कितना होगा? ठीक है, इसके सिरों पर वोल्टा पतन होगा V बराबर IR। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, ये जो बंद परिपथ में, इसमें सबसे पहले आपको एक दिशा निर्धारित करनी है। ध्यान देना मेरी बात पर। आपको बंद परिपथ में सर्वप्रथम एक दिशा का निर्धारण करना है। वो दिशा इस प्रकार निर्धारित कीजिए बच्चों आप लोग कि यथासंभव अगर हो, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी दिशा निर्धारित करो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको इसके लिए बाध्य नहीं करता। लेकिन ज़्यादा आसान ये रहता है कि जो सर्किट में धारा बह रही है उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। ठीक है, जो सर्किट में धारा बह रही है उसके हिसाब से, सेल से जहां धारा बहनी स्टार्ट हो रही है वहां से आप धारा के साथ साथ चलते जाओ। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बाकी सब अलग अलग अपने पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से इसके मेथड बताते हैं, मैं मेरे हिसाब से मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या करना, आपको एक धारा सेलेक्ट करनी है, वो धारा आप वहां से चलो जहां से धारा प्रवाह स्टार्ट हो रहा है और उस धारा के साथ साथ चलते जाओ। ठीक है,
आपको एक दिशा सेलेक्ट करनी है और धारा के साथ साथ चलते जाओ। अगर आपको ऐसा लगे, जैसे सपोज करो ये हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई वो डायरेक्शन है, ये अपनी डायरेक्शन है जिस, और हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम धारा की डायरेक्शन की पालना कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी ऐसा लगे कि हम धारा के साथ साथ चल रहे हैं तो वो वोल्टा पतन आपको पॉजिटिव मान लेना है। वो वोल्टा पतन क्या मान लोगे आप लोग, पॉजिटिव मान लोगे। समझ में आ गई बात मेरी। धारा के साथ साथ चलोगे तो उस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टा पतन को आपको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगे कि सर ये प्रतिरोध है R, इसमें धारा बह रही है I, इस पर वोल्टेज आ गई कितनी, IR, ठीक है, हाँ ठीक, क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जिस दिशा में चल रहे हैं, हम तो धारा की दिशा की पालना कर रहे हैं, और कई सर्किट में ऐसी जगह आएगी जहां पर आप और आपके द्वारा सिलेक्ट की गई धारा की दिशा और परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होगी। जहां पर भी आपको ऐसा अपोजिट कंडीशन देखने को मिल जाए, वहां पर ये वोल्टेज आप लोगों को नेगेटिव माननी है। बात आ गई समझ में। वैसे एक दो एग्जाम्पल हम करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बातें। इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने ये एक प्रारूप तैयार कर रखा है, एक एग्जाम्पल का छोटा सा, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक बात तो ये ध्यान रखनी है बच्चों। फिर मैं बात करूं, ये तो हो गई किसकी बात, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टा पतन की बात हो गई। अब दूसरा, ये तो प्रतिरोध के लिए आ गया, वोल्टा पतन का आ गया ना मैटर। अब मुझे चाहिए विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल किसका होगा, सेल का होगा। ये लो, ये जैसे एक सेल है, प्लस माइनस, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। आपने एक धारा सेलेक्ट कर रखी है ना, कौन सी है ये आपकी धारा की दिशा, ये है धारा की दिशा है जो आप सेलेक्ट करोगे, और कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा की दिशा वही सेलेक्ट करना जो सर्किट में बह रही है, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एक निश्चित चिन्ह परिपाटी की आप पालना करोगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आपकी धारा की दिशा जो आपने सेलेक्ट कर रखी है, चुनी गई धारा की दिशा है। ये कौन सी दिशा है, चुनी गई दिशा है, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट की है। अगर चुनी गई दिशा, हमारी चुनी गई दिशा सेल की ऋण धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जा रही है। देखो हम, ये हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन सेल के प्लस सिरे से कहाँ जा रही है, माइनस सिरे में जा रही है। जा रहे हैं ना हम, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस में, तो वो विद्युत वाहक बल आपको माइनस में लेना है। समझ में आ रही है बात मेरी, वो विद्युत वाहक बल किस में लेना आपको, माइनस में। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा, ये विद्युत वाहक बल ई है, ये हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई एक डायरेक्शन है जो हमने काल्पनिक डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखी है। इस डायरेक्शन की बात करो तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आ रहे हो। जब आप ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आते हो तो आपको वो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव मानना है। विद्युत वाहक बल क्या मानना है, पॉजिटिव। तो अब बताओ आपको वोल्टा पतन की डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करनी है वो मैंने बता दी, और उसके लिए आपको ये चिन्ह परिपाटी है उसकी पालना करनी पड़ेगी। वो चिन्ह परिपाटी कैसे काम करेगी, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी तरफ से एक दिशा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो आप अपनी मर्जी से एक दिशा सेलेक्ट कर सकते हो, उस दिशा के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई डायरेक्शन और परिपथ में बहने वाली धाराएं अगर समान दिशा में है तो प्रतिरोध की वोल्टा पतन पॉजिटिव लेना है, अगर विपरीत दिशा में है तो प्रतिरोध की वोल्टा पतन नेगेटिव लेना है। ये हमारी डायरेक्शन है जो हमने सेलेक्ट की है, और ये सर्किट में बहने वाली धारा की डायरेक्शन है, ठीक है। फिर विद्युत वाहक बल की बात करूं तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपके द्वारा सेलेक्ट की गई डायरेक्शन किसी भी सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में जा रही है, धन से कहाँ जा रही है, ऋण टर्मिनल में जा रही है, तो विद्युत वाहक बल आपको नेगेटिव लेना है। और अगर आपके द्वारा सेलेक्ट की गई डायरेक्शन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल में जा रही है तो उस सेल का विद्युत वाहक बल आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, एक सेल जुड़ा हुआ है, विद्युत वाहक बल E1 है, प्रतिरोध R1 है, दूसरा सेल जुड़ा हुआ विद्युत वाहक बल E2 है, प्रतिरोध R2 है, और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ खाली, और कुछ इसमें सेल नहीं जुड़ा तीसरी ब्रांच के अंदर, ये R3 है। मैंने आपको पहले से ये निर्धारित कर दिया कि ये पहला सेल है E1, इससे धारा निकल रही है I1, ये दूसरा सेल है E2, इससे धारा निकल रही है I2, ठीक है। बैटरी से जितनी धारा निकलेगी उतनी धारा उसको वापस मिलनी चाहिए। अब देखो बेटा, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि सर आपने तो यहाँ धारा निकाल दी, पहले सेल से E1 निकाल दी, दूसरे सेल से E2 निकाल दी। मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूँगा जो मैं ये मान लेना कि अपना एक मेथड है
तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कई बार धारा की दिशा न दी गई है, अगर आपको धारा की दिशा न दी जाए तो किस किस सेल से धारा निकालनी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जो भी सेल आपको दिए गए हों उनमें से ये देखो कि ज़्यादा वोल्टेज वाला कौन सा सेल है। जो ज़्यादा वोल्टता का सेल है उसी सेल से आपको धारा निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। नंबर 2 बात, धाराओं को जितना हो सके उतने कम भागों में विभाजित करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित कर दोगे धाराओं को तो उतने ही ज़्यादा समीकरण बनेंगे, और जितने ज़्यादा समीकरण बन जाएंगे आपको सोल्व करने में उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो धाराओं को जितना हो सके उतने कम भागों में डिवाइड करो। जैसे यहाँ पर धाराएं 2 भागों में बन चुकी है, I1 और I2। अब आपको पता है कि इससे धारा I1 आ रही है, इससे धारा कितनी आ रही है I2। तो स्पष्ट सी बात है कि 2 समीकरण बनेंगे, एक I1 के लिए और एक I2 के लिए। I1 I2 के 2 समीकरण बनेंगे, जिसमें से एक में I1 का मान I1 और I2 के मान हम निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, ये धारा यहाँ पर आई है, ये हो गया संधि बिंदु। कैसे हो गया संधि बिंदु? क्योंकि इसमें ये धारा आ रही है I1, इसमें ये धारा आ रही है I2, ठीक है। दोनों धाराएं यहाँ पर इकट्ठी हो गई तो यहाँ से धारा निकलेगी, उसका नाम दे देता हूँ मैं I। क्या नाम दे देता हूँ? I। तो आप क्या कहोगे सर? I बराबर होगा I1 प्लस I2। I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2। सही बात है क्या? देखो यहाँ पर किरचॉफ के पहले नियम की मैंने पालना की है, चाहे खुला परिपथ हो चाहे बंद परिपथ हो, दोनों परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम है वो लागू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? वही बात है, आने वाली धाराओं का योग कर लिया बराबर किसके? जाने वाली धारा के। तो इस संधि बिंदु पर, ये संधि बिंदु हो गया ना, यहाँ पर ये संधि बिंदु हो गया। इस संधि बिंदु पर टोटल धाराएं कितनी आ रही थी? I1 और I2, इनका जोड़ कर दिया। निकली कितनी? जो धारा निकली उसको मैंने I नाम दे दिया। अब देखो आप इसको नियम से जोड़ो या फिर वैसे नॉर्मली पढ़ते तो पता है कि I1 आ रही है, I2 आ रही है, दोनों जुड़कर I बना लेगी, जिसका रिजल्ट कितना होगा? I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 जो करंट है, यानी जिसको मैंने I नाम दिया है, ये I करंट इस R3 में से पास हो रहा है, और फिर यहाँ से ये I करंट यहाँ पर पहुँचेगा। I का मान किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के, ठीक है। फिर देखो यहाँ से ये फिर एक संधि बिंदु, फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस संधि बिंदु पर टोटल कितनी करंट आ रही है? I1 प्लस I2। इसमें से I2 करंट वापस इधर पास हो जाएगा और I1 करंट ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से I1 आ रहा था तो ऊपर वापस I1 ही जाएगा, और इधर से I2 आ रहा था तो इधर वापस कितना जाएगा? I2। तो यहाँ पर फिर से किरचॉफ का प्रथम नियम हमने लगाया है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। पहला नियम तो बहुत सिंपल है। अब दूसरा नियम भी एकदम सिंपल है, लेकिन इसके अंदर आपको बस ये नियम के अकॉर्डिंग ये जो मैटर है ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी है, ये आपको सिलेक्ट करनी है, इसमें आप किस प्रकार का इसमें उपयोग कर रहे हो वो आपको यहाँ पर सीखना है। अब देखो हमने ये जो 2 सर्किट यहाँ तैयार कर रखे हैं, ठीक है, इन दोनों सर्किट में 2 बंद परिपथ हमने तैयार कर रखे हैं, पहला और दूसरा बंद परिपथ। इसमें किरचॉफ का ये दूसरा नियम लगाने के लिए आप क्या करो? पहले आप एक धारा की दिशा सेलेक्ट करो। कौन सी? चुनी गई धारा की दिशा, वो दिशा जो हमने सेलेक्ट की है। अब वो दिशा है ना बेटा, हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, अपनी मर्जी से मानना है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप कैसे ही मानो। तो मैंने आपसे ये कहा कि संभव हो तो ये मानना कि हम धारा के साथ साथ चलें। जैसे पहले इस लूप के अंदर मैं बात करूं तो ये धारा कुछ ऐसे बह रही है, ऐसी तो बह रही है धारा, ठीक है। अब आपको नीचे नहीं आना है, बस पहले लूप में घूमना है। अब ये धारा ऐसे बह रही है, ऐसे बहते बहते इस प्रकार जा रही है। ये मैंने एक दिशा सेलेक्ट कर ली, ठीक है। चाहे आप इसको वामावर्त मानो, चाहे आप इसको दक्षिणावर्त मानो, एक डायरेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर दूसरे लूप में बात करूं, दूसरा लूप है, इसमें अगर मैं धारा की डायरेक्शन की बात करूं तो देखो ये धारा की दिशा है, ये धारा बह रही है इसमें से, दूसरे लूप में ये तो धारा जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप डायरेक्शन मान लेना, इसी प्रकार, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप इसके उल्टा मानते हो, सर मैं तो ये नहीं मानूंगा, इसका उल्टा मान रहा हूं, उल्टा मान रहे हो तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, लेकिन जब उल्टा मान रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपको इन चीजों का पूरा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आप उल्टा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये मतलब सर ये 2 अलग अलग डायरेक्शन है क्या? नहीं, एक ही डायरेक्शन है। जब ये पूरा राउंड घूमेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक है, पहले लूप में, और दूसरे लूप में ये राउंड जो पूरा कंप्लीट होगा तो ऐसे ही तो कंप्लीट होगा।
समझ में आ रही है बात मेरी। तो ये डायरेक्शन एक ही है। अब इसको मैंने जैसे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इसको दर्शा दिया वामावर्त। अगर मैं इसको ऐसे दर्शाता तो ये राउंड हो जाता, और अगर इसको ऐसे दर्शाता तो इस प्रकार हो जाता। तो आपको एक डायरेक्शन माननी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब जैसे मैं पहले लूप की बात करूं, लूप फर्स्ट में किरचॉफ का नियम लगाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक काम करो, पहले आप प्रतिरोध की वोल्टताएं जोड़ लो। पहले लूप में देखो कितने प्रतिरोध हैं, उस पर वोल्टताएं कितनी कितनी वो सिलेक्ट करो। फिर ये देखो पहले लूप के अंदर, क्योंकि मैं पहले लूप की बात कर रहा हूँ, कितने सेल जुड़े हैं, उनके विद्युत वाहक बल क्या आने हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले मैं वोल्टापतन ले रहा हूँ। ये रहा पहला प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, आप कहोगे सर I1। प्रतिरोध कितना है इसका, R1। तो इसकी वोल्टापतन कितनी हो जाएगी, I1 R1। एक बार मैं चिन्ह नहीं लगा रहा, ठीक है, मैं वोल्टापतन ले रहा हूँ, खाली लिख दिया, चिन्ह परिपाटी की मैं एक बार बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये पहले प्रतिरोध की वोल्टापतन हो गई। फिर और है क्या, देखो इस पहले लूप में प्रतिरोध, तो पहले लूप में प्रतिरोध देखोगे तो कि सर पहला लूप तो ये है, ठीक है, इसमें एक प्रतिरोध और नजर आ रहा है R2, नजर आ रहा है ना आपको। इसमें धारा कितनी जा रही है, देखो इसमें धारा जा रही है I2। सर्किट में धारा कितनी बह रही है, इसमें I2। प्रतिरोध कितना है, R2। तो इसकी वोल्टता हो जाएगी I2 R2। फिलहाल मैंने यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाया, एक बार खाली जगह छोड़ दी। वोल्टापतन हो गई टोटल पहले लूप की। पहला लूप समझ में आ रहा है ना आपको, ये पहला लूप है, ठीक है, वोल्टापतन हो गई। अब इस लूप का विद्युत वाहक बल देखो, टोटल कितने विद्युत वाहक बल है। तो इस पहले लूप में 2 सेल जुड़े हुए हैं, पहले लूप में 2 सेल हैं। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे का E2 है। तो ये बराबर में लिख देता हूँ, E1 पहले सेल के लिए और E2 दूसरे सेल के लिए। समझ में आ गई ये चीज़। अब बताओ, मैंने यहाँ पर कोई चिन्ह लगाया, नहीं लगाया अभी तक। अब मैं बात करता हूँ अपनी चिन्ह परिपाटी की, ठीक है। चिन्ह परिपाटी की बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले प्रतिरोध पर देखना। अब बेटा ध्यान देना आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, ये पहला प्रतिरोध है, क्योंकि मेरे को R1 पे सिलेक्ट करना है ना, R1 पे चिन्ह देखना है। R1 में धारा ऐसे बह रही है, ये धारा बह रही है R1 में, देखो ये धारा की दिशा है ना, I1 ऐसी तो जा रही, और ये हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई डायरेक्शन है। अब हमारे द्वारा चुनी गई दिशा और ये I1 की दिशा दोनों सेम है। हमारे द्वारा चुनी गई दिशा और I1 की दिशा दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये चिन्ह पॉजिटिव आएगा। मैंने इस पे पॉजिटिव चिन्ह लगा दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ूं, इस प्रतिरोध की बात और कर लेता हूं। इस प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, I2। देखो ये I2 इधर जा रही है ना, I2 इधर जा रही है, और हमारे द्वारा जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट की है वो डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग, ये I2 करंट इधर आ रहा है, I2 करंट इधर आ रहा है प्रतिरोध R2 में, तो ये धारा इस प्रकार बह रही है I2, और हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई डायरेक्शन ये है। समझ में आ रही बात मेरी। तो देखो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो इसलिए I2 R2 किस में आएगा, माइनस में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, ये I2 करंट है जो यहाँ से सप्लाई हो रही है R2 के अंदर, और ये हमारे द्वारा चुनी गई डायरेक्शन है, और चुनी गई दिशा और प्रतिरोध में बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैंने ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब बात करता हूँ सेल की विद्युत वाहक बल की। ये हो गया ना, ये कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया। बराबर में विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। देखो पहले सेल की बात करो, जब आपके द्वारा जो डायरेक्शन सेलेक्ट की गई है, ये डायरेक्शन हमने सेलेक्ट की है, लूप में कर रखी है ना, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो हम ऐसे आएंगे, इस प्रकार, सही है ना, इस प्रकार आएंगे। जब इस प्रकार आएंगे तो हम अपनी डायरेक्शन जो हमने सेलेक्ट कर रखी है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे हैं। जब हम ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं, यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं, तो विद्युत वाहक बल किस में लेंगे, प्लस में। तो ये पहले सेल का विद्युत वाहक बल आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर दूसरे सेल की बात करूं तो दूसरे सेल में आप देखो, हमारे द्वारा चुनी गई जो दिशा है वो धन सिरे से ऋण सिरे में जा रही है। धन सिरे से कहाँ जा रही है, समझ में आ रही है ये बात मेरी। हमें एक दिशा सेलेक्ट करनी है और उसे चुनी गई धारा की दिशा कहेंगे, और ये चुनी गई दिशा जो है वो धन सिरे से कहाँ जा रही है, ऋण सिरे में जा रही है, इसलिए ये विद्युत वाहक बल किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। E2 किस में आएगा, माइनस में। थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को इस पर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एक दो बार इन पर आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगी। अब मैं बात करता हूँ लूप सेकंड की। पहले तो ये देखो लूप सेकंड में वोल्टता पतन कितनी है, ठीक है। फिर विद्युत वाहक बल देख लो कितने हैं। ये है अपना लूप सेकंड,
ठीक है। इस लूप सेकंड में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक तो R2 जुड़ा हुआ है जिसमें धारा कितनी जा रही है I2, तो वोल्टापतन कितना हो गया I2 R2, क्लियर है। और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है कितना R3 जुड़ा हुआ है, इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा जा रही है I1 प्लस I2, इसमें धारा कितनी जा रही है I1 प्लस I2। फिलहाल मैंने कोई प्लस माइनस नहीं लगाया, वो बाद में देखेंगे। वोल्टापतन हो गया टोटल, और है क्या इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो वोल्टापतन हो गया। अब विद्युत वाहक बल, सर विद्युत वाहक एक ही है, कौन सा E2 है, और तो कोई यही नहीं इस दूसरे सर्किट के अंदर, दूसरे लूप के अंदर विद्युत वाहक बल है क्या, नहीं है। अब इनकी दिशा की बात कर लेते हो। जब इनकी दिशा की बात करूं तो देखो हमारे द्वारा चुनी गई दिशा, हमारे द्वारा चुनी गई दिशा ये है, दिख रहा है आपको, ये हमारे द्वारा चुनी गई दिशा है। अब हमारे द्वारा चुनी गई दिशा और R2 में बहने वाली धारा की दिशा अपोजिट आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो इसमें वोल्टापतन किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ गई बात मेरी, ये वोल्टापतन किस में आएगा, माइनस में। फिर मैं बात करूं R3 की, R3 में धारा जा रही है इस प्रकार, ये है R3 में जाने वाली धारा, और हमारे द्वारा चुनी गई दिशा इसके अनुसार ही जा रही है। हमारी जो दिशा है और परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा है वो सेम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगी, ये किस में आएगी, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात मेरी, जब दिशा समान हो तो वोल्टापतन पर पॉजिटिव चिन्ह लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव चिन्ह लगाना है। फिर बात कर लेता हूँ विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल की बात करो तो हमारे द्वारा चुनी गई जो दिशा है, दिख रहा है आपको, ये चुनी गई दिशा ऋण सिरे से धन सिरे में जा रही है। ऋण सिरे से कहाँ जा रही है, धन सिरे में। जब ऋण सिरे से धन सिरे में जाती है तो विद्युत वाहक बल किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपके सामने ये इक्वेशन बनती जाएंगी। ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब सवाल कैसे सोल्व करने होते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे हल करते हैं अपने, इनके अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी, I1 का मान कितना है, या पूछ लेता है R1 R2 E1 E2, इनके मान देगा आपको, ठीक है, इनके मान देगा तो आपको यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, सोल्व करते ही जो भी आपसे रिजल्ट निकलवाना चाहता है वो रिजल्ट आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल से एक किरचॉफ के नियमों को अप्लाई करना सीखा है। पहला नियम भी इसमें लागू होता है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, और दूसरा नियम भी लागू होता है जिसमें चिन्ह परिपाटी है। बस मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इनको थोड़ा समझना, नई चीज़ें तो एक बार थोड़ा सा कम समझ में आ सकती है, लेकिन 1-2 बार वीडियो देखो और इन पे प्रैक्टिस करो, बुक से एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश करो, और खुद के तरीके से आप इनको हल करने का प्रयास करो, ठीक है। अपनी एक मतलब थ्योरी बना लो, अपनी एक थ्योरी से आप इसको सोल्व करो, आपको आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपको, और सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है। धन्यवाद।